हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शिव एंड यू आर वाचिंग एमएसपी टेक टिप्स। और ये है एब्सोल्यूट नेट ट्रैश पार्ट 5। और इस पार्ट में हम कवर कर रहे हैं आईपी एड्रेस। आप में से बहुत लोगों को इस आईपी एड्रेस के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है या फिर कुछ एडवांस नॉलेज भी हो सकता है। और हम इस वीडियो में एक फॉर्मलाइज तरीके से इस आईपी एड्रेस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। Computer uses the unique identification address to send data to a specific computer on a network. All computers on the internet uses IP address, Internet Protocol address, as a standard for communication on the internet. This unique addressing scheme is called the IP address. तो इस डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेसिंग स्कीम है जिसकी मदद से हम लोगों ने आज का इंटरनेट जो है उसे फॉर्म किया है। और ये यूनिक किस लिए है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हम आईपी एड्रेस यूज़ क्यों करते हैं, इसका भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वी आर यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एज एड्रेसिंग स्कीम टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आईपी एड्रेस नहीं तो इंटरनेट नहीं, आप इतना समझ लीजिए। दिस इज़ द ओनली एड्रेसिंग स्टैंडर्ड विच वी आर करंटली यूजिंग फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। अगर इंटरनेट आपको आज यूज़ करना है तो आईपी एड्रेस के स्कीम के बिना और कोई एड्रेसिंग स्कीम हमने जो है वो डेवलप नहीं की है, ना तो वो स्टैंडर्ड है। तो आईपी एड्रेस ही इकलौता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट चला पाए हैं। तो हाउ दिस आईपी एड्रेस वर्क्स, अगर आपको इसको समझना है तो आपको बहुत ही बेसिक लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम इसको समझने के लिए एक मॉड को यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल हम लेते हैं अपने इंडियन पोस्टल सिस्टम का। तो हम सबको पता है कि अगर हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पोस्ट पहुंचानी है तो हम एक अपने मैसेज के साथ साथ दो इन्फॉर्मेशन के पीसेस को ऐड करते हैं उसमें। एक तो एड्रेस होता है फ्रॉम, एक एड्रेस होता है टू। फ्रॉम यानी कि जहाँ से सोर्स है उस इन्फॉर्मेशन का, और टू जो उसका डेस्टिनेशन है। तो बेसिकली ये एड्रेसिंग फॉर्मेट होता है इसका। उसके बाद हम उसे एक एनवेलप के साथ अटैच कर कर अपने नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ से उस पोस्टल सिस्टम का जो है काम शुरू होता है। अब इस सिनेरियो में मैंने दिल्ली से गोवा तक के लिए एक मैसेज ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस इन्फॉर्मेशन को यानी कि एक्चुअल पेलोड के साथ मैंने अपना सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है अटैच करके अपने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया है। तो यहाँ से जो पोस्टमैन है उसे कैरी करके ले जाएगा पोस्ट ऑफिस तक, यानी कि दिल्ली के हब के पोस्ट ऑफिस तक। तो वहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाएगा, यानी कि जो टू का इन्फॉर्मेशन है यानी कि डेस्टिनेशन, और उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे ये ट्रांसपोर्ट हो चुका है अब गोवा में। अब गोवा के पोस्ट ऑफिस हब से वहाँ से एक पोस्टमैन से कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद इसे उस एड्रेस तक पहुँचा देगा। तो बेसिकली आईपी एड्रेस भी इसी तरीके से काम करता है। हमारी इन्फॉर्मेशन या हमारी रिक्वेस्ट को लेता है और उसे फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन तक, और उस डेस्टिनेशन से इन्फॉर्मेशन को फैच कर कर हमारे सोर्स यानी कि जहाँ से रिक्वेस्ट का सोर्स है वहाँ तक उसे वापस पहुँचाता है। तो एक बेसिक मॉडल है जिसकी मदद से हम आईपी एड्रेस के काम को समझ सकते हैं। और लेकिन ये जो मॉडल है हमारा रियल वर्ल्ड का जो एड्रेसिंग मॉडल है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तो जैसे कि आप इस लाइन में देख पा रहे हैं, बट दिस एड्रेसिंग सिस्टम हैज़ सम एरर्स। अब वो एरर्स क्या है? वो है यूनिफॉर्मिटी। इसमें यूनिफॉर्मिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एड्रेस प्लेट को देखें तो यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मल मेथड जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। पहले नाम आ सकता है, उसके बाद डोर एड्रेस, उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद एरिया एड्रेस, उसके बाद स्टेट वगैरह का नाम है। और जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, नाम, फिर डोर एड्रेस, फिर आपका जो है लैंडमार्क, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 ही लाइन में काम ख़त्म कर दिया। हो सकता है कि आपका एड्रेस जो है इतना यूनिक ना हो, या फिर आप इतने पॉपुलर पर्सनैलिटी ना हो कि आपका सिर्फ नाम या आपके लोकेलिटी का नाम बताते ही आपको कोई भी आइडेंटिफाई कर ले। तो ये जो सिस्टम है हमारा, जो करंट फिजिकल एड्रेसिंग सिस्टम है रियल वर्ल्ड का, इसमें यूनिफॉर्मिटी की बहुत कमी है। और दूसरा जो है लिमिटेशन है वो है नो वर्ल्ड वाइड कवरेज। अब अगर आप इस पोस्टल सिस्टम को देखेंगे तो यहाँ पर मैं सिर्फ पोस्टल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंडियन पोस्टल सिस्टम की। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कवरेज जो हमें नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडिया से कनाडा तक अगर कोई पोस्ट भेजना हो तो डायरेक्टली आप इंडियन पोस्टल सिस्टम के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी इंडियन पोस्टल सिस्टम आपके उस पैकेज को ले जाकर कनाडा के किसी पोस्टल सिस्टम तक पहुंचा सकता है। उसके बाद वहां से वो जो इन्फॉर्मेशन या जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन के लिए रूट की जाएगी। लेकिन ये सिस्टम बहुत ही पेचीदा है और आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये डिफरेंट पोस्टल सिस्टम से पास ऑन होके जाता है। तो आपके पास कोई सिंगल पैनल नहीं होगा जहाँ पर ये आप सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएँ। बेसिकली आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है।
तो इस एड्रेसिंग की प्रॉब्लम क्या है, इस बैड एड्रेसिंग का प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ा सा देखते हैं इसको अपने रियल वर्ल्ड के सिनेरियो के साथ। तो हम दो चीज़ों के एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। अगर अगर आप लॉजिस्टिक की बात करें तो इनएडिक्वेट रूट एंड डिलीवरी प्लान। फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको जाना है, तो आप निकलने से पहले ही इस रूट को प्लान करते हैं ना। तो अगर आपके पास एड्रेस ही गलत हो तो आपका जो प्लान है, मतलब एंटायर जो प्लान होगा आपका, वही फेल होगा। तो जो आप एंटायर रूट प्लान बनाएंगे वही इनसफिशिएंट होगा आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। अब दूसरा है लास्ट माइल डिले एंड इनएफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल मैं अगर गोवा से दिल्ली के लिए कोई शिपमेंट ला रहा हूँ या भेज रहा हूँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये काम पूरा करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते 10 घंटे, 10 घंटे के अंदर मुझे गोवा से दिल्ली तक वो पैकेट पहुँचाना है डेस्टिनेशन तक। तो ये होगा कि मैंने 10 घंटे में 7 घंटे के अंदर गोवा से दिल्ली तक वो पैकेट तो पहुंचा दिया, दिल्ली के हब तक। अब दिल्ली के उस हब से दिल्ली के डेस्टिनेशन तक, यानी कि विद इन दिल्ली के 10-15 किलोमीटर के अंदर अगर वो पैकेट टाइम से नहीं पहुंचा तो क्या होगा? इनएफिशिएंट होगा ना। लास्ट माइल डिले है, क्योंकि मैंने कम से कम 1000 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया है 7 घंटे के अंदर, लेकिन मैं 3 घंटे के अंदर वो 15 किलोमीटर नहीं कवर कर पा रहा हूँ, और ये रीज़न हो सकता है उस बैड एड्रेसिंग का। अब दूसरा देखते हैं इमरजेंसी सर्विसेज। डिले इन सर्विसेज कॉजिंग प्रोलॉन्ज्ड इलनेस एंड डेथ। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ़ोन किया एक एम्बुलेंस को और आपने उसको इन्फॉर्मेशन दिया किसी एड्रेस के बारे में, और वो एड्रेस था गलत, तो होगा क्या? वो एम्बुलेंस आप तक रीच नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी तब तक या तो किसी की जान जा सकती है, या फिर जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका। दूसरा लार्ज प्रॉपर्टी डैमेज फ्रॉम फायर। फॉर एग्जांपल आपने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और आपने एड्रेस दिया, वो एड्रेस गलत था, तो उसको आप तक पहुंचने में दिक्कत होगी। तो इतनी देर में जो टाइम डिले होगा, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है उसमें आग लग सकती है, वो डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने का मेरा आइडिया नहीं है। इसे बताने के पीछे मेरा एक ही रीज़न है कि आपको पता हो कि यूनिफॉर्मल एड्रेसिंग का कितना बड़ा रोल है। राइट, जितना भी मैंने अब तक आपको ये रियल वर्ल्ड एड्रेसिंग के बारे में बताया है, ये सब जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हम आईपी एड्रेस को ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई दूसरा एड्रेसिंग स्कीम क्यों नहीं यूज़ करते। राइट, तो हमें एक ऐसा एड्रेसिंग स्कीम चाहिए जो काफ़ी एफिशिएंट हो, जिसे हम इंटरनेट पे यूज़ कर सकें। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो हम वो देखते हैं। पहला है यूनिक होना चाहिए, दूसरा यूनिफॉर्मिटी और हायरार्किकल एड्रेसिंग। तो हाँ, आईपी एड्रेस को हम यूज़ करते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि उसका हायरार्किकल डिज़ाइन। तो हायरार्किकल डिज़ाइन क्या है, ये हायरार्किकल एड्रेसिंग क्या है, इसको समझने के लिए आप एक चीज़ एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, टेलीफ़ोन नंबर। आप टेलीफ़ोन नंबर आप जब देखें तो टेलीफ़ोन नंबर एक सिंगल नंबर का स्ट्रिंग नहीं होता है, ये मल्टीपल चंक्स में डिवाइड होता है। हर वो ग्रुप का जो नंबर होता है वो अलग इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टेलीफोन नंबर है आपका, वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पहला है कंट्री कोड, दूसरा है एरिया कोड, तीसरा है लोकल एक्सचेंज, और चौथा है आपका यूनिक फ़ोन नंबर जो आपका यूनिक होता है। तो ये सिस्टम जो है वो हायरार्किकल है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, टेलीफोन हायरार्किकल नंबर सिस्टम इज़ अ वेरी एफिशिएंट टू सेंड एंड रिसीव कॉल। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया से कनाडा तक कॉल करना है, तो जब मैं एक कॉल करूँगा कनाडा के लिए, तो मेरा जो कॉल है वो रूट होके जाता है मेरे लोकल एक्सचेंज तक। जब ये कॉल मेरे लोकल एक्सचेंज तक पहुँचेगा, तब यहाँ पर सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन होगा वो होगा कंट्री कोड। जब मेरा लोकल एक्सचेंज उस कंट्री कोड को रीड करेगा, तो पहला काम ये करेगा कि उस कोड को, मतलब उस कॉल को रूट कर देगा कनाडा के लिए, अगर वो कनाडा का इन्फॉर्मेशन हुआ तो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कनाडा तक रीच हुआ। अब कंट्री कोड के बाद रीड होगा एरिया कोड, फिर उस स्पेसिफिक एरिया के लिए मेरा कॉल जो है वो रूट कर दिया जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद उस लोकल एक्सचेंज तक उसे पहुँचाया जाएगा। तीसरा मेरा लोकल एक्सचेंज पहुँच गया। अब चौथा मेरा यूनिक फ़ोन नंबर, जो इन्फॉर्मेशन उस लोकल एक्सचेंज के अंदर होगी, जहाँ से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होगा मेरे यूनिक नंबर का, ये पहुँचा देगा। जब इस तरीके से कॉल को जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। ये एक सिंपल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट फ़ोन पहुँच गया वहाँ तक आपका, तो मल्टीपल ट्रांसमिशन मीडियम्स वगैरह होते हैं इस बीच में। तो ये एक हायरार्किकल सिस्टम का डेफिनेशन है। तो हम आईपी एड्रेस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो यूनिक है, वो यूनिफॉर्मल है, और वो हायरार्किकल है। हायरार्किकल का मतलब होता है श्रेणीबद्ध। इसे गूगल करके इसके बारे में अच्छे से पढ़िए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज ऑल्सो हायरार्किकल एड्रेसिंग स्कीम। तो हम पहुंच चुके हैं आईपी एड्रेस के पास, अब हम एक्चुअल आईपी एड्रेस को जानेंगे। तो आईपी एड्रेस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है नेटवर्क एड्रेस, दूसरा होता है होस्ट एड्रेस। ये एक नॉर्मल आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन है।
ये एक्चुअल आईपी एड्रेस है जो वाकई में काम करता है। ये एयरटेल ब्रॉडबैंड के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ये जो जिस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया है हम इसको कहते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। राइट। तो हमारे पास आईपी एड्रेस के वर्जन कितने हैं? तो हमारे पास आईपी एड्रेस के 2 वर्जन्स हैं जो हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो पहले हम आईपी वर्जन 4 को कवर करते हैं, यानी कि IPv4। IPv4 इज़ अ 32-bit एड्रेस splits into 4 groups and each group have 8 bits range from 0 to 225। अब जैसा कि इस डेफिनेशन में लिखा होगा कि IPv4 इज़ अ 32-bit एड्रेस। अब बिट का मतलब क्या है? बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बाइनरी डिजिट का मतलब आपको पता है कि 0 या 1, जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। चाहे आप कुछ भी टाइप करें कंप्यूटर के अंदर, एट द एंड वो 0 या 1 ही होता है, आपको पता है। ऑलराइट। तो ये जो है एक आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है। इस तरीके से आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है और ईच ग्रुप हैव 8 बिट्स। अब 8 बिट हर एक ग्रुप में होता है और जो डेसिमल नोटेशन हम करते हैं वो 0 से 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट। तो ये टोटल जो आईपी एड्रेस है IPv4 का, वो 32 बिट का वैल्यू होता है इसमें। तो इसे हम कहते हैं डेसिमल फॉर्मेट, जो हम लोग यानी कि ह्यूमंस जिसे रीड करते हैं, और ये है बाइनरी फॉर्मेट जो कंप्यूटर रीड करता है। यूजुअली आप करते क्या हैं कि आप डेसिमल फॉर्मेट में आईपी एड्रेस को इनपुट करते हैं और कंप्यूटर खुद ब खुद उससे ट्रांसलेट कर लेता है बिट्स में। और जैसे कि आप सबको पता है कि 8 बिट यानी कि 1 बाइट होता है, तो अगर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 4 बाइट का एड्रेस है। राइट। तो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे होता है हम इसको भी आगे देखेंगे। और इस 8 बिट को हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। तो एक ग्रुप को जो हम कह रहे हैं 4 ग्रुप, तो ये कहते हैं हम 4 ऑक्टेट। राइट। तो हम आगे चलते हैं। तो देर आर 2 पावर 32 यूनिक आईपी एड्रेस अवेलेबल इन IPv4। अब IPv4 जो है 32 बिट का एड्रेस है, तो 2 पावर 32 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4,29,49,67,296 यूनिक आईपी एड्रेसेस। IPv4 अगर स्लॉट की बात करें तो हमारे पास इतने सारे आईपी एड्रेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 यानी 4.3 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। द टोटल यूजेबल आईपी एड्रेस पूल इज रिड्यूस्ड बाय वेरियस रिजर्व्ड एड्रेसेस एंड अदर कंसिडरेशन। जब हम बात करते हैं 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस की, तो हम सारे के सारे आईपी एड्रेस यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी सारे एड्रेस इसमें से रिजर्व्ड हैं और कई सारे अलग फैक्टर भी हैं जिनकी वजह से वो सारे आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपका इतना जानना ज़रूरी है कि IPv वर्जन 4 में हमारे पास कितने आईपी एड्रेस हैं, 4.3 बिलियन के आसपास। राइट। तो IPv4 एड्रेस जो है फर्दर सेग्रीगेट होता है 5 क्लासेस में। राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस हमारे पास 2 वर्जन्स में अवेलेबल हैं। अब उन 2 वर्जन में से जो आईपी एड्रेस V4 है वो सेग्रीगेट होता है फर्दर 5 क्लासेस में। और वो क्यों होता है हम इसको जानेंगे। फॉर ईज़ ऑफ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब इतने सारे 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस को अगर आपको मैनेज करना है तो आपको उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा, और कोई मेथड आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आप 4.3 बिलियन कैसे मैनेज कर पाएंगे। राइट। और जिससे कि अगर आप उसे सेग्रीगेट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो जाता है। और जब आपने ग्रुप्स बनाए हैं उस चीज़ की, उसको सेग्रीगेट किया है, तो उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उनके स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे। तो इसीलिए हम लोगों ने उसे जो है सेग्रीगेट किया है। अब इस क्लासफुल आईपी एड्रेस की एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस डेफिनेशन में मैंने बताया आपको। दिस इज़ कॉल्ड क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग इज़ वेंट ऑब्सोलीट इन 1993। नाउडेज वी आर यूजिंग क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग। जो हम क्लासफुल आईपी एड्रेस की बात करते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये जो मेथड था ये ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका है 1993 में। ऑलराइट। तो आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्लासलेस आईपी एड्रेस होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं पहले बता के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो रियल वर्ल्ड में हम लोग क्लासफुल आईपी एड्रेस को यूज़ नहीं करते हैं फ़िलहाल। इंटरनेट के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। बाकी आप प्राइवेट जो अपना नेटवर्क आप बिल्ड करते हैं, जो आपका लैन होता है, उसमें आप लोग क्लासफुल आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं और कर भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग बिकॉज दीज आर बेसिक्स। जब आप इस क्लासफुल आईपी एड्रेस को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप क्लासलेस के बारे में सोच सकते हैं। आपको एक डेफिनेशन जो है वो क्लैरिटी मिलेगी, एक यूनिफॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज़ आप ऐसे अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करेंगे तो आपको क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। ऑलराइट। तो आईपी एड्रेस के क्लासेस जो हम देख लेते हैं। यूजुअली जैसे मैंने आपको बताई थी कि 5 क्लास में सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन उनमें से जो A, B, C है इसे हम यूजुअली
पब्लिक आईपी एड्रेस के तौर पर यूज़ करते हैं। जो हमारा एक्चुअल इंटरनेट होता है वो इन्हीं क्लासेस के बीच में चलता है। बाकी डी जो है वो रिजर्व्ड है मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वो होता क्या है। और जो क्लास ई है वो तो रिजर्व्ड है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, या यूज़ हो भी रहा है पता नहीं। ऑलराइट, जब आप एक आईपी एड्रेस को देखते हैं तो जब आप किसी आईपी एड्रेस को देखते हैं और उसका फर्स्ट ऑक्टेट जो देखते हैं, यानी कि जो उसका फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसे आप देखें और उसके अंदर कोई भी नंबर हो, यानी कि 1 से लेकर 223 के बीच में कोई सा भी नंबर हो, तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन किसी क्लासेस में से, अगर वो क्लासफुल आईपी एड्रेस है तो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर 192.168.1.5 है, तो 192 जो है वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपको ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अगर यहाँ पर 130 हो तो मैं बता सकता हूँ कि ये क्लास बी के ग्रुप में आता है, क्योंकि 128 से लेकर 191 के बीच का कोई भी आईपी एड्रेस हो वो क्लास बी का होगा। तो इसी तरीके से हम उस क्लासफुल आईपी एड्रेस के अंदर आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है क्लास लेस आईपी एड्रेस की, तो आप कैसे बताएंगे कि नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस कौन कौन से हैं इसमें। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है सबनेट मास्क, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस के बारे में। राइट, तो सबनेट मास्क क्या है? तो आपने यूजुअली ऐसा कोई नंबर देखा होगा अपने फ़ोन में या अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको कैसे आप इस इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे। तो इसका एक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। Subnet mask is used to separate the network address from the host address in IP address. Subnet mask helps us to identify the network portion and the host portion in IP address. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबनेट मास्क आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और होस्ट पोर्शन कौन सा है। राइट, और दूसरा डेफिनेशन है सबनेट मास्क इज ऑल्सो अ 32 बिट इन लेंथ जस्ट लाइक आईपी एड्रेस एंड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेशन। तो ये जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया था, ये डॉटेड डेसिमल है जस्ट लाइक द आईपी एड्रेस, और ये भी 32 बिट का ही एड्रेस होता है। सबनेट मास्क असाइंस एन इंडिविजुअल बिट फॉर ईच बिट ऑफ आईपी एड्रेसेस। If IP bit belongs to the network portion, then the assigned subnet mask will be turned on. If the IP bit belongs to the host portion, the assigned subnet mask will be turned off. अब ये बिट को टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर गिवन आईपी एड्रेस के लिए जो सबनेट मास्क होगा वो करेगा ये कि अपने बिट को ऑन करेगा सिर्फ नेटवर्क पोर्शन के लिए और अपने बिट को ऑफ कर देगा होस्ट पोर्शन के लिए। तो ये ऑन ऑफ क्या है ये हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो ये जो है एक बेसिक आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का एग्जांपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन, आप इस सबनेट मास्क को देखकर बता सकते हैं कि आपका जो है आईपी एड्रेस उसका होस्ट पोर्शन कौन सा है और उसका नेटवर्क पोर्शन कौन सा है। यूजुअली आईपी एड्रेस को डिनोट किया जाता है इस तरीके स्लैश फॉर्मेशन में, स्लैश नोटेशन में, इसे कहते हैं CIDR नोटेशन। अब ये CIDR नोटेशन आपको बताता है कि क्लासलेस आईपी एड्रेस में उसका नेटवर्क बिट कितना लंबा है और कितने बिट का है, जिसकी मदद से आप कैलकुलेट कर नेटवर्क बिट और होस्ट बिट को अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है और क्लास सी का जो डिफ़ॉल्ट CIDR नोटेशन है वो है /24। इसका मतलब 8, 16 और 24 बिट जो लेंथ है सबनेट मास्क की वो है नेटवर्क पोर्शन, और बाकी जो 8 बिट बचा हुआ है वो है आपका होस्ट पोर्शन। सिंपल। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको जो मैंने कहा था कि बिट ऑन और बिट ऑफ। बिट ऑन का मतलब है यानी कि 1, ऑफ का मतलब है 0। सिंपल, बाइनरी में दो ही डिजिट हैं आपके पास, या तो 1 या तो 0। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मीन्स बिट टर्नड ऑन एंड 0 मीन्स बिट टर्नड ऑफ। दिस इज़ हाउ एन आईपी एड्रेस इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो जब भी आप बोलें कि बिट ऑन मतलब कि 1, बिट ऑफ मतलब 0, तो इस आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क पोर्शन है वो है 1, 2, 3। ये जो है मेरा नेटवर्क पोर्शन है और ये जो आखिरी का जो ऑक्टेट है वो मेरा होस्ट पोर्शन है। यहाँ से मैं क्लियर हूँ। और आईपी एड्रेस को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, इसको हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लासफुल आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0, क्लास बी का 255.255.0.0, क्लास सी जैसे कि मैंने आपको बताया 24। ये है 8 बिट, ये 16 बिट, ये 24 बिट। ऑलराइट, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मेमोराइज़ करनी पड़ेगी, इनके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो हम आगे चलते हैं। तो आप डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा मैथमेटिशियन होने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं कहता हूँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन चार्ट। राइट, तो यहाँ पर मेरा आईपी एड्रेस है। आप डेसिमल को
यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद 2 पावर 7 तक आप एक चार्ट क्रिएट करिए। सेम आप सबनेट मास्क के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको इस वैल्यू तक पहुंचाना है प्लस करके इन 2 पावर 7 में से, यानी कि 1 2 4 8 16 32 64 128 इन सभी नंबर में से प्लस करके आपको 192 जो है रिप्रेजेंट करना है। अब वो प्लस करने का मतलब आपको उस ब्लॉक में आपको 1 जो है रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 1 मतलब बाइनरी में है, 1 मतलब बिट ऑन यानी कि 128 और 64 192 हो जाएगा आपका। बाकी सारे बिट आप ऑफ कर देंगे। इसी तरह से हम लोग हर एक नंबर को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से बाइनरी में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आगे से फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं IPRS 4 के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अभी हमने देखा है कि IPRS हमारे पास 2 वर्जन्स में अवेलेबल है। उसके बाद वर्जन 4 में कितने क्लासेस में डिवाइड होता है। उसके बाद इन क्लासेस में भी IP एड्रेस 2 तरह के होते हैं। एक तो पब्लिक IP एड्रेस होता है और एक प्राइवेट IP एड्रेस होता है। पब्लिक IP एड्रेस है क्या, अब हम इन्हें देखते हैं। दिस एड्रेस कैन बी एक्सेस्ड ओवर इंटरनेट। पब्लिक IP एड्रेस आप इंटरनेट में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर वो एक्सेस करने का परमिशन हो आपके पास तो। और प्राइवेट IP एड्रेस, दिस एड्रेस कांट बी एक्सेस ओवर इंटरनेट। ये IP एड्रेस डायरेक्टली इंटरनेट में अवेलेबल नहीं होते हैं। आर एंटायर इंटरनेट इज रनिंग ऑन दिस एड्रेसेस। एवरी सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज़ अ पब्लिक IP एड्रेस। अब आपका जो यूट्यूब है, फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, हर किसी सर्वर का एक पब्लिक IP एड्रेस होगा जिनकी मदद से हम लोग उन्हें एक्सेस करते हैं। These addresses are allocated to allow organization to create their own private network, example LAN। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि IPv4 में 4.3 बिलियन IP एड्रेस हैं, लेकिन हम वो सारे IP एड्रेस यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे रिजर्व्ड हैं और अलग कंसिडरेशन। तो उन रिजर्व IP एड्रेस में से ये प्राइवेट IP एड्रेस आते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। अब पब्लिक IP एड्रेस क्या है? बिसाइड प्राइवेट IP एड्रेसेस रेस्ट आर पब्लिक IP एड्रेसेस। अब वो प्राइवेट एड्रेस कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको यहाँ इस चार्ट में दिखा रखा है, क्लास A और क्लास B, क्लास C। अब ये रेंज है 10.0.0.0 से 10.255.255.255 तक। जो भी IP एड्रेस होगा वो होगा प्राइवेट IP एड्रेस, वो पब्लिकली आपको कभी नहीं मिलेगा, राइट। और B में शुरू होता है 172 से और 172.16 से और ख़त्म होता है 172.16.31.255। और ये भी IP एड्रेस आपको पब्लिकली कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। और क्लास C यूजुअली आपने यही देखा होगा अपने घर के राउटर में, अगर आप अपने ऑफिस में भी यूजुअली आप यही इसी IP एड्रेस से फैमिलियर होंगे 192.168.0.0। तो ये जो है ये प्राइवेट IP एड्रेस है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। आपके घर का जो राउटर होता है वो इसे आपको असाइन करता है और जब भी आप अपना IP एड्रेस चेक करते हैं तो आपको यही दिखता है। तो इसीलिए आपको लगता है कि सबका IP एड्रेस एक है, सेम नहीं है ये। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना समझें कि इस वीडियो को देखकर या किसी एक चैप्टर को पढ़कर आपको लगे कि आप IP एड्रेस में मास्टरी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक को क्लियर करने में। ऑलराइट, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो है मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस है और ये मेरा सबनेट मास्क है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 192.168.88.8। इसका मतलब क्या है कि ये क्लास C का IP एड्रेस है क्योंकि यहाँ पर सबनेट मास्क जो है वो /20 यानी कि डिफ़ॉल्ट नोटेशन है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये क्लास C IP एड्रेस है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना प्राइवेट IP एड्रेस कैसे देख सकते हैं। प्राइवेट IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस आगे बताता हूँ। अपने कंप्यूटर में जाइए, कमांड तक पहुंचने के लिए आपको विंडो R प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद विंडो में टाइप कीजिए CMD, उसके बाद एंटर कीजिए। उसको एंटर करने के बाद आपको एक विंडो जो है एक पॉप ओपन होगा, वो दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद आपको सिंपल एक कमांड टाइप करना है ipconfig, IPCONFIG। उसके बाद एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एथरनेट होगा तो एथरनेट का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगा, अगर वाईफाई है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगा, ऑलराइट। तो अब फ़ोन में आप कैसे ये देख सकते हैं प्राइवेट IP एड्रेस। तो फ़ोन में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने सेटिंग्स में जाना है और अबाउट फ़ोन, उसके बाद स्टेटस, और उसके बाद स्टेटस के अंदर आपको अपना IP एड्रेस जो है शो हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपना पब्लिक IP एड्रेस आप कैसे देख सकते हैं। आप सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आप देखिए व्हाट इज़ माई IP। जैसे आप हिट करेंगे तो आपका जो ISP का जो पब्लिक IP एड्रेस है, जहाँ से आपका इंटरनेट आता है, वो IP एड्रेस आपको मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल है कि एक पब्लिक IP एड्रेस से इतने सारे कनेक्शन कैसे चलते हैं। उसका भी जवाब मैं आपको आगे देता हूँ।
अब जो IPv4 एड्रेसेस रेंज है वो यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऑनलाइन इंटरनेट में कहीं भी आपको ये इमेजेस मिल जाएंगे, आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। और ये रेंजेस शुरू होते हैं 1.0.0.1 से और क्लास ए ख़त्म होता है 126.255.255.254 तक। अब क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है, अगर हम क्लास फुल आईपी एड्रेस की बात करें तो क्लास ए में हमें हमें मिलते हैं 127 नेटवर्क्स और एक नेटवर्क के अंदर 16 मिलियन आईपी एड्रेस हमें मिलते हैं, यानी कि होस्ट यानी कि आपका एंड यूज़र, आपका क्लाइंट, जो भी आईपी एड्रेस असाइनेबल जो भी डिवाइस होगा उसे हम होस्ट कहते हैं। तो हमें 16 मिलियन होस्ट मिलेंगे और 127 जो है नेटवर्क मिलेगा। जब फिर हम क्लास बी में आते हैं तो वो शुरू होता है 128 से और ख़त्म होता है 191 पर। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 16,000 नेटवर्क्स और 65,000 होस्ट पर नेटवर्क के अंदर। अब हम आते हैं क्लास सी में। क्लास सी शुरू होता है 192 से 192.0 से ख़त्म होता है 223 तक। अब यहाँ पर हमें मिलते हैं 2 मिलियन नेटवर्क, सबसे ज़्यादा नेटवर्क इसी क्लास में हमें मिलते हैं और होस्ट्स जो हैं वो कम मिलते हैं 254। और यही रीज़न है कि क्लास सी जो हम यूज़ करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस में भी, तो हम क्लास सी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क्स हम ज़्यादा बना सकते हैं लेकिन जो हमारा होस्ट है वो कम होता है, क्योंकि 254 इतने सारे होस्ट मतलब मोर देन इनफ हैं। इतने तो बहुत रेयर केसेस में, मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट में आप जाएंगे तभी आपको ये नंबर एक्सीड होगा, अदरवाइज़ तो आपके घर में कितने डिवाइस चलेंगे, 5 या 10, उससे ऊपर क्या करेंगे आप, राइट। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था मल्टीकास्टिंग और रिसर्च डेवलपमेंट यानी कि फ्यूचर यूज़ के लिए भी है। और ये एक एनाटॉमी है आईपी एड्रेस 4 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन है, उसके बाद ये आपका ऑक्टेट है, सिंगल सिंगल ग्रुप, और ये बाइनरी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब ये सब तो ठीक है, उसके बाद आपको IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हमें सोचना है ना। तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद IPv4, तभी तो हमने IPv6 को डेवलप किया है। तो इसका एक डेफिनेशन, IPv4 was introduced in 1980 and at the time world's population was 4.4 billion and the IPv4 has 4.2 billion unique addresses and everybody thought it is enough but they are wrong। अब IP एड्रेस 4 जो है इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले हो चुका था, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था वो 1980 में कर दिया गया था उसको। तब वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 4.4 बिलियन यानी कि 4.4 अरब। अब उस वक्त हमारे पास आईपी एड्रेस भी थे IPv4 में 4.3 बिलियन यानी कि 4 अरब से ऊपर ही थी। तो सबको लगा कि इतना काफ़ी होगा और इससे ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन सब लोग गलत थे, क्योंकि किसी को उस टाइम नहीं पता था कि कंप्यूटर जो है कितना रैपिडली ग्रोथ होगा, ये चीज़ें कितनी जल्दी बढ़ेंगी, किसी को नहीं पता था। और हम बात करें आज की, अभी जहाँ हम बैठे हैं, तो करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.8 बिलियन एंड द टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट बाय 2020 इज अप्रॉक्सीमेटली 50 बिलियन एंड इंक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं कि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन उस 1980 के बाद आप आज की पॉपुलेशन यानी कि 2020 की पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन और जो कनेक्टेड इंटरनेट डिवाइसेस हैं वो 50 बिलियन है। अब यहाँ पर एक सवाल आपको आएगा कि हमारे पास IP एड्रेस 4.2 बिलियन है लेकिन 50 बिलियन डिवाइसेस हम कैसे चला रहे हैं इंटरनेट पे, और उसका दो जवाब है यहाँ पर। एक तो हम IPv4 को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में बड़े इफेक्टिव तरीके से, और उससे पहले इस लाइन पे जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, बिफोर IPv6 CIDR एंड NAT वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 टू कोप विथ IPv4 एग्जॉक्शन। IPv4 जब ख़त्म होने के कगार पर आ गया था तब उससे पहले ही कुछ टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करी गई थी, जैसे कि क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग CIDR। इसके बारे में मैं आपको और ब्रीफली बताऊंगा किसी वीडियो में। तो ये वही है क्लासलेस IP एड्रेसिंग। क्लासलेस IP एड्रेस की मदद से भी हमने काफ़ी ज़्यादा IP एड्रेस को बचाया है बेकार जाने से। और उसके बाद है NAT यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये आप सबको जानने की ज़रूरत है कि एक पब्लिक IP एड्रेस से आप कैसे, आपका जो ISP है वो इतने सारे कनेक्शन आपको प्रोवाइड कराता है। तो हम यही देखते हैं और इसी की मदद से हमने जो एग्जॉक्शन है उसको रोक रखा है, और 50 बिलियन तक पहुंचने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो NAT क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है इसका फुल फॉर्म है, और इसका डेफिनेशन एक देख लेते हैं। NAT इज अ IP एड्रेस मैपिंग टेक्नोलॉजी विच मैप्स मल्टीपल प्राइवेट IP एड्रेसेस टू वन सिंगल पब्लिक IP एड्रेस। दिस स्पेसिफिक मैपिंग कॉल्ड वन टू मैनी NAT। अब एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन जो है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये आपके सारे के सारे क्लाइंट्स हैं, और ये जो स्लाइस जो हमने ये जो स्लैब है ये आपका प्राइवेट IP एड्रेस का स्लैब है। उसके बाद आता है आपका पब्लिक IP एड्रेस, राइट।
ये आपका यूजुअली आईएसपी है, जहाँ पर आपके आईएसपी से आपके पास कनेक्शन आता है, और ये सारे के सारे आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। उसके बाद आईएसपी के पास तो उसके बाद आपके आईएसपी के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। और यहाँ पर है जो एक्चुअल नेट जो है वो परफॉर्म हो रहा है। अब हम नेट के ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसका एक जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने करा है वन टू मैनी नेट। अब ये एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस है, और वो पब्लिक आईपी एड्रेस करता है क्या है कि इन सबसे रिक्वेस्ट लेता है। अगर इंटरनेट आपको एक्सेस करना है तो आप अपने आईएसपी तक कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने अपने आईपी एड्रेस के थ्रू। यहाँ पर ये क्या करेगा कि आपका आईपी एड्रेस, आपके आईपी एड्रेस से जो आपके आईएसपी तक जो रिक्वेस्ट आया है उसको रिसीव कर कर यहाँ से इंटरनेट तक उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन जब वो फॉरवर्ड करेगा तब वो आपके आईपी एड्रेस को डिस्कार्ड कर कर अपना जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसे यूज़ करेगा। उसके बाद जो रिक्वेस्ट वापस आई, यानी कि आपका जो जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था, अगर वो इन्फॉर्मेशन वापस आई तो उसे वो रिसीव करेगा यहाँ तक। रिसीव करने के बाद अपने राउटर तक, और उसके बाद अपना जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसे डिस्कार्ड कर कर प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी कि जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसे अटैच कर कर आप तक उसका जो डेटा है वो पहुँचा देगा। और इसी वजह से एक सिंगल आईपी एड्रेस से आप बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं। और हम बात करें लिमिटेशन की, तो कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल लिमिटेशन नहीं है। ये लिमिटेशन यूजुअली डिपेंड करता है आपके नेटवर्क हार्डवेयर पर कि आपका हार्डवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो ये उन सभी टेक्नोलॉजीज़ में एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम आईपी वर्जन 4 को आज तक यूज़ कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं 50 बिलियन डिवाइसेस तक, राइट। तो अब ये आईपी एड्रेस V4 के बारे में मैंने जितना कवर कर सकता था उतना किया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ कवर किया है और बहुत क्लियरली कवर किया है, ऐसा नहीं है। ये मेरी कोशिश है ताकि आप को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले और आप उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपना आगे जो है फर्दर स्टडी करें उसको, और इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी लें, राइट। तो अब हम चलते हैं IPv6। अब IPv6 के बारे में जो हम देखें तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। IPv6 इज़ 128 बिट लेंथ हेक्साडेसिमल एड्रेस। It's the enhanced and latest version of the Internet Protocol address. IPv6 is not backward compatible with IPv4, but with the help of 6 to 4 transition mechanism, IPv6 packet can be encapsulated into IPv4 packets. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IPv4 जो है वो 32 बिट का एड्रेस है, और उसी तरीके से IPv4 जो है 128 बिट एड्रेस। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उससे, बहुत ज़्यादा बड़ा है उससे, राइट। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेशन में, और जो IPv4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट में। और ये IPv6 जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि IPv6 को हम IPv4 के साथ एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक साथ यूज़ करना चाहें तो हमें एक ट्रांजिशन मैकेनिज़्म को यूज़ करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में करेगा ये कि IPv6 के पैकेट्स को लेगा और उसे IPv4 के पैकेट में कन्वर्ट करेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। IPv4 हैज़ 8 hexadecimal group and each group is 4 digit long and each digit represent 4 bits, which means each group is 16 bit. 16 into 8 is equal to 128. जैसे कि मैंने आपको बता दी कि IPv4 जो है 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, उसी तरीके से ये जो आपका IPv6 है वो 8 ग्रुप में डिवाइडेड है, और 8 ग्रुप के अंदर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं, और एक हेक्साडेसिमल डिजिट जो होता है आपका वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16, और 16 इंटू 8 यानी कि 128। अब 128 बिट का ये जो आपका एड्रेस है ये आपको मिल जाता है। The biggest advantage of the IPv6 address is the total number of unique and usable IP addresses, which is 2 power 128 यानी कि 340 अंडरस्टैंडिंग। अब हिंदी में मुझे इसका तो कन्वर्जन ही नहीं पता, अगर किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। और इतने सारे यूनिक पॉसिबल IP एड्रेस आपको मिल जाते हैं इसमें, पता नहीं कितने सारे। तो अगर एक रफ़ एस्टिमेट आपको दूं तो आपके पास अगर दुनिया में 7.8 बिलियन पीपल हैं, और हर किसी के पास हज़ारों डिवाइस भी हों तो भी इस नंबर तक नहीं पहुंचा जा सकता। बहुत बढ़िया है। IPv6 was introduced in 1998 and it was become the internet standard in July 2017। क्योंकि इसको जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि 1998 में ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इसको स्टैंडर्डाइज करा गया है जुलाई 2017 में। तो इतना लंबा वक्त क्यों लगा, इसका जवाब ये है कि ऑलरेडी
जो इंटरनेट फॉर्म हो रहा था वो IPv4 पे हो रहा था। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि IPv6 जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो अगर हम चाहें कि हम सारा का सारा इंटरनेट जो है IPv6 पे स्विच ओवर कर दें, तो ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो V4 को ही सपोर्ट करता है। आपको पूरे का पूरा हार्डवेयर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर आप IPv6 की कंपैटिबिलिटी ला सकते हैं। और इतना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम भी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं जो IPv6 को आज भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इतना लंबा समय हमें लग रहा है उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू गूगल, द वर्ल्ड हैज़ 20% to 22% IPv6 अडॉप्शन, बट द US इट्स अबाउट 32%। अगर आप टोटल देखिए US को छोड़कर, तो पूरे वर्ल्ड में 20 to 22% जो है IPv6 अडॉप्ट कर लिया गया है। लेकिन अकेला लौता US है जो 32% के आसपास अपने कंट्री के अंदर इसे यूज़ कर रहा है। ये डेटा थोड़ा पुराना भी हो सकता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हो रहा है वो ये है कि IPv6 को बड़े रैपिड तरीके से अडॉप्शन में लाया जा रहा है, उसको फोर्सफुली जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जितने भी रिजर्व्ड IPv4 एड्रेसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं IPv6 के एड्रेस को रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो यहाँ पर 3 तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 128 बिट का एड्रेस है और 8 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल्स हैं, और हर एक ग्रुप में 4 जो हैं आपको डिजिट्स हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल के। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फुल फ्लैश फॉर्मेट में। उसके बाद आता है कि आफ्टर रिमूविंग लीडिंग ज़ीरोज़, तो आप इसमें क्या करेंगे कि जो भी ग्रुप ज़ीरो के साथ शुरू होते हैं उनका ज़ीरो आप जो है हटा सकते हैं, और जो ग्रुप सिर्फ ज़ीरो के साथ बने हैं उन्हें आप सिर्फ एक ही ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से इसका जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, इसे नोट डाउन करने में या मेमोराइज़ करने में थोड़ा बहुत ईजी होगा। अब जो तीसरा जो फॉर्मेट है उसे कहते हैं डबल कॉलन नोटेशन। अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर रिमूविंग कंसेक्यूटिव सेक्शन ऑफ ज़ीरोज़। अब जो ज़ीरोस लगातार आपको कंटिन्यूस फॉर्मेट में मिलते हैं, तो आप उन्हें पूरे के पूरे ज़ीरो के ग्रुप्स को हटा सकते हैं, चाहे 2 हो 3 हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरे को हटाइए और उसके बाद आप 2 कॉलन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए, बस काम हो गया। इसे हम कहते हैं डबल कॉलन नोटेशन। इससे आप उस स्ट्रिंग को बहुत छोटा कर देंगे, जिससे मेमोराइज़ और इसको नोट डाउन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका रिप्रेजेंटेशन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। तो अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है मैं यहाँ आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल डेसिमल नोटेशन, जो हम नॉर्मल रियल वर्ल्ड में रेगुलर डे में यूज़ करते हैं। 0 to 15 यानी कि 16 टोटल वैल्यूज़ हैं इस पर। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल में हम लोग 2 जो है डिजिट को नहीं यूज़ कर सकते, ये रूल्स हैं हेक्साडेसिमल के। तो हम लोग क्या करते हैं कि 9 के पास जो 10 है वो 2 डिजिट का है, तो हम उसे 2 डिजिट में रिप्रेजेंट ना कर हम उसको डिनोट कर देंगे, यानी कि 10, B का मतलब 11, उसी तरीके से आगे तक पहुंचेगा, और F का मतलब 15। तो टोटल जो हेक्साडेसिमल जो नंबर हैं उसमें हमारे पास ये 16 डिजिट हैं, यानी कि 0 to F। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का चार्ट जो है बन के आ जाता है। इसे मैं कहता हूँ हेक्स बाइनरी टेबल। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको यूज़ कर आपके IP एड्रेस को डिकोड कर सकते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं हर एक बिट को। ऑलराइट, तो आगे चल के देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में भी आपको सेम उसी तरीके की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने आपको IPv4 में दिखाया था। लेकिन इसमें क्या है कि हम 4 डिजिट के टेबल की यूज़ करेंगे, यानी कि 2 पावर 3 तक की हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है 4 डिजिट हैं हेक्साडेसिमल के, और इन्हीं को हम लोग जो है डिकोड करेंगे। अब एक का मतलब हमें एक को यहाँ पर डिनोट करना है, तो हमने एक का जो 1 है उस बिट को ऑन कर दिया, बाकी सारे बिट ऑफ कर दिए, जिसका मतलब यहाँ पर हमें 1 आ चुका। अब 3 का मतलब क्या है, 3 में हमें 3 को प्लस करना है, तो मैंने 2 और 1 के बिट्स को ऑन कर दिया, बाकी बिट को ऑफ कर दिया, यानी कि हमें 3 मिल चुका। अब 0 में सारे बिट्स को ऑफ कर दीजिए, आपको 0 आ जाएगा। अब F क्या है, आप देख सकते हैं कि F क्या है। F ये है 15, तो 15 आपको यहाँ पर प्लस करना है, तो 15 यानी कि 8 और 2 10, 4 और 1 प्लस 5 यानी कि 15। तो आप सारे बिट्स ऑन कर दीजिए, आपको जो है 15 मिल जाएगा। आप इतना सब कुछ कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इस टेबल को रख सकते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टेबल, और आप हर एक बिट को डिकोड कर सकते हैं। यानी कि हेक्साडेसिमल का हर एक डिजिट रिप्रेजेंट करता है 4 बिट, यानी कि
एक ग्रुप को IPv6 के एक ग्रुप को आप रिप्रेजेंट करेंगे 16 बिट्स के साथ। तो इस तरीके से आप हर एक डिजिट को कन्वर्ट करेंगे तो आपको 128 बिट का जो है आपको IPv6 का हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का जो स्ट्रिंग मिल जाएगा। राइट, इसी तरीके से आप IPv6 को हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि IPv6 में नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एक डेफिनेशन इसका हम देख लेते हैं पहले। IPv6 डज नॉट हैव एनी सेपरेट मास्क, instead it has a prefix and the prefix length denotes how many bits of the IP address defines the address bit। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IPv4 में हम लोग एड्रेस बिट और होस्ट बिट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेपरेट मास्क को यूज़ करते हैं, लेकिन IPv6 में सेपरेट मास्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रीफिक्स है जो बताता है कि एड्रेस बिट कितना बड़ा है और होस्ट बिट कितना बड़ा। तो यूजुअली यहाँ पर जो है एड्रेस बिट और होस्ट बिट को छेड़ा नहीं जाता है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की बात ये है कि 64 बिट के अंदर ही अगर आप सबनेटिंग करें या कुछ भी करें, आप सिर्फ इन्हीं बिट को आप छेड़ेंगे, आप होस्ट बिट को कभी छेड़ते ही नहीं हैं IPv6 में। फ़िलहाल तो ऐसा नहीं होता है। तो आप यूजुअली देखेंगे किसी भी IPv6 को स्लैश नोटेशन के साथ, यानी कि /64, यानी कि 64 जो होगा आपका नेटवर्क बिट होगा और 64 होस्ट बिट, 64 + 64 यानी कि 128। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। प्रीफिक्स को आप देखिए, आप पता लगा लेंगे कि ये नेटवर्क बिट और होस्ट बिट कितना लंबा है, उसके बाद आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।